बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद नकवी आपके सामने हाजिर है। और आज हम पहली क्लास ले रहे हैं रेन एंड मार्टिन की। रेन एंड मार्टिन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की नहीं बल्कि हमारे जनूबी एशिया की, साउथ एशिया की बड़ी मशहूर किताब है। और हमारे यहाँ नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के लिए, खास तौर से इंडियंस के लिए, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, मैं इंडियंस इन मानों में कह रहा हूँ कि बिफोर पार्टीशन की बुक है, तो बहुत कारामद बुक साबित हुई। बिकॉज it was written in 1936 बाय पीसी रेन एंड मार्टिन। ये दो राइटर्स हैं। और जाहिर है कि उसके बाद इंडिया में जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, उनकी लर्निंग और टीचिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बुक लिखी गई थी। इंडिया में ही लिखी गई थी। पीसी रेन और मार्टिन इंडिया में ही थे, उन्होंने लिखी। और मनेक जी पब्लिशर से छपवाई, जो इंडियन पब्लिशर था, हिंदू पब्लिशर था। और उसके बाद फिर इसके कॉपीराइट्स मिल गए चांद पब्लिशर्स को। और उसके बाद पैरामाउंट वालों ने इजाजत देकर अब हर साल छपवानी शुरू कर दी है। और हर साल वो कहते हैं लेटेस्ट एडिशन है। हालांकि 1973 में जब प्रसाद राव ने इस बुक को रिवाइज किया था, और जो मॉडिफिकेशंस उस वक्त हो सकती थी वो की थी 1973 में। उसके बाद से आज तक इसमें दोबारा कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुई हैं। और उसका सबूत मैंने कल इंट्रोडक्टरी क्लास में दिया था कि बहुत सारी चीजें चेंज ही नहीं हुई हैं, जबकि दुनिया भर में इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में वो टर्मिनोलॉजीज भी चेंज हो गई हैं और उनकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई। बहरहाल, रेन एंड मार्टिन एक बहुत अच्छी बुक है अगर सलीके से पढ़ी जाए और उस सीक्वेंस में पढ़ी जाए जो सीक्वेंस मैंने बताया। यूट्यूब पर मेरी वीडियो है और शायद आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें मैंने एक एक टॉपिक का मैंने सीक्वेंस बना के दिया था, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये बुक आपके लिए बहुत कारआमद है। और उसको फॉलो नहीं करेंगे, बुक के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, तो ये बुक आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि किताब लिखने का सीक्वेंस कुछ और होता है और किताब पढ़ने का सीक्वेंस कुछ और होता है। ठीक है। ये बातें मैं डिटेल में कर चुका हूँ। अब आइए बाकायदा क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं रेन एंड मार्टिन ओपन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है जनाब, आज मजा आएगा। हाँ जी, ये है जनाब आपकी बुक। चैट मैंने साइट को ओपन कर ली है ताकि आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस वगैरह भी देखता रहूं। और ये पहली क्लास है आज, यूं समझ लीजिए। ये समझिए कोई क्लास हुई ही नहीं है। ठीक है। उसकी वजह है कि कल इंटरनेट बहुत तंग कर रहा था, तो कल वाली क्लास को मैं काउंट ही नहीं करूँ। सही है भाई। अच्छा देखिए, मैं शुरू से लेकर आता हूँ यहाँ से। ये है जनाब आपकी बुक। अपग्रेडेड फॉर्मेट लिखा है ना ऊपर कोने पर, अपग्रेडेड फॉर्मेट। हालांकि इसमें से कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है। सब कुछ वैसा ही है जैसा 1973 में था। अपग्रेड इतना हुआ है कि पहले जो है 1973 में जब ये रिवाइज हुआ था, तो उस वक्त जो बुक आई थी उसमें कैरेक्टर्स के नाम होते थे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज रीडिंग अ बुक। जब ये हांगकांग से प्रिंट होने लगी, पैरामाउंट वालों ने लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने नेम चेंज कर दिए। उन्होंने कर दिया ना, जॉन इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, और वेंडी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। तो इस तरह से नेम्स चेंज हो गए। ये अपग्रेडेशन नहीं कहलाता। ठीक है। बहरहाल, मैं किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किताब मॉडिफाई नहीं हुई है अभी तक। तो मैं जहां जहां मॉडिफिकेशन की जरूरत है वहां आपको बताता भी जाऊंगा कि यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है। और अब देखिएगा, रैन एंड मार्टिन, रिवाइज्ड बाय एनडीवी प्रसाद राव, एस चांद। ये देखिए। ठीक है। ये सब डिटेल में बता चुका हूँ आपको कल, ये भी बता चुका हूँ। अब आइए जरा, ये कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स में हम चैप्टर 1 एंड 2 पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर 3 नहीं करेंगे, बल्कि आगे जाएंगे। बुक यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ, और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इंपॉर्टेंस उस चीज की होगी। बुक तो आपके पास भी है, रीडिंग तो आप भी कर सकते हैं, हमें रीडिंग करना मकसद नहीं है।
मकसद हमारा क्या है, सीखना। ठीक है। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी पीछे व्हाइट बोर्ड पे मैं क्लास लूंगा। ठीक है। जहां जहां एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है। अब देखिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1, द सेंटेंस। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। मेरे पास ये बुक वर्ड फॉर्मेट पर भी है, तो मैंने वही ओपन की है ताकि इसमें मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए, व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम कुछ कहते हैं या लिखते हैं, वी यूज वर्ड्स, तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज द वर्ड्स इन ग्रुप्स। और आमतौर पर एक लफ्ज काफी नहीं होता, बल्कि बहुत सारे वर्ड्स ग्रुप की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। एज लिटिल जैक होमर, लिटिल जैक होमर सेट इन अ कॉर्नर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, इस तरह का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अच्छा देखिए, डेफिनेशन बहुत ही बेसिक नौयत की, बहुत ही बुनियादी नौयत की डेफिनेशन है। या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन अगर हम कर लें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड विच मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट लाजमी हो और वर्ब लाजमी हो, और वो कंप्लीट मीनिंग्स और सेंस भी दे रहा हो, उसे हम सेंटेंस कह सकते कहते हैं। बहरहाल जितनी डेफिनेशन यहाँ है वो ये है, मैंने मॉडिफाई कर दी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, तो सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, यहाँ बताए गए हैं 4 तरह के। ठीक है। वैसे मैंने जो लेक्चर लिया है यूट्यूब पर, उसमें बताया है कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं। वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। ये 1973 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, तो मैं इसमें अपडेट कर देता हूँ आपको। इसने 4 टाइप्स बताए हैं रेनन मार्टिन ने। पहली टाइप तो वो है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और एजर्शन। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, बयान, बयानिया जुमले। या एजर्शन, ये भी स्टेटमेंट को ही कहते हैं। एज हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, तो सीधा सीधा जुमला है। हमटी डमटी प्रॉपर नाउन, सेट वर्ब आ गया, ऑन अ वॉल जो है ये एडवर्ब फ्रेज आ गया। अभी ये सारी चीजें मैं आगे डिफाइन करूंगा, इन तमाम चीजों को बाकायदा बोर्ड पर भी डिफाइन करूंगा। हमटी डमटी सब्जेक्ट है, सेट वर्ब है ना। दोनों चीजें पाई जाती हैं और कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस क्लियर हो रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट है, एक एजर्शन है, एक स्टेटमेंट है, यानी एक बात है, बयानिया जुमला है। नंबर 2, दोज विच आस्क क्वेश्चंस। दूसरी टाइप के सेंटेंसेस वो हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, सवाल है। ये स्टेटमेंट नहीं कहला सकता, ये स्टेटमेंट कहला ही नहीं सकता, ये तो क्वेश्चन है। नंबर 3, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज। ऐसे जुमले जिनमें हुक्म हो, कमांड, ऑर्डर, है ना, हुक्म, रिक्वेस्ट, कोई गुजारिश की जाए, या एंट्रीटीज, इल्तिजाएं की जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये तीसरी टाइप है सेंटेंस की। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। अभी आ गया ना, देखो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम खाओ। ठीक है। या नंबर 4 देखिएगा, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो सेंटेंसेस जिसपे स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस किए जा रहे हो, उन्हें क्या कहेंगे। उनके लिए चौथी किस्म है, हाउ कुड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, आई एम सॉरी, हाउ कोल्ड द नाइट इज। रात कितनी ठंडी है, रात कैसी ठंडी है। तो अब ये तो एक्सप्रेशन है, सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं। व्हाट अ शेम, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो अब ये एक्सप्रेशन है किस चीज का, फीलिंग्स का।
इजहार, ये इजहारिया जुमले कहलाते हैं। अब ये चार टाइप्स तो बता दी उन्होंने। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, नंबर वन पे जो है, स्टेटमेंट्स या एजर्शंस, ये कहलाते हैं एजर्टिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की टाइप नहीं होती। पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना सेंटेंस की टाइप चेंज नहीं करता। अगर स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कराएगा, हो सकता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट भी तो हो सकता है। अगर मैं कहूं कि आई टीच इंग्लिश तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और अगर मैं कहूं कि आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स तो ये भी मेरा स्टेटमेंट है ना यार, नेगेटिव है तो क्या हुआ। ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट स्टेटमेंट है, एजर्शन है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ये भी स्टेटमेंट है, एजर्शन है। ये एजर्टिव सेंटेंसेस हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। गड़बड़ यहाँ हुई कि हमारे चैंपियन लोगों ने जब सुना कि पॉजिटिव एजर्टिव सेंटेंस को इत्तेफाक से एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो बस उन्होंने टाइप्स चेंज कर दी। उन्होंने कहा जी एक होती है एजर्टिव, एक होती है एफर्मेटिव, एक होती है नेगेटिव, एक होती है इंटरोगेटिव, एक होती है इंटेरोनेगेटिव, नई नई टाइप्स बना दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली एजर्टिव सेंटेंस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नंबर टू, नंबर टू पे दोज विच आस्क क्वेश्चंस, इनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। करेक्शन कीजिए प्रोनाउंसिएशन की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रेस कहां पर है, रॉ के ऊपर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ इसको जब वर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा इंटेरोगेट, तो फिर टे के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा इंटेरोगेट। लेकिन जब ये आई वी ई लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं, और एक वो होते हैं जिसमें कभी भी आंसर यस और नो में नहीं आ सकता। जहां यस और नो में आंसर पॉसिबल है उसे कहते हैं कंफर्मेटरी सेंटेंस, और जहां यस और नो में आंसर नहीं आ सकता वो कहलाते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। कंफर्मेटरी क्वेश्चंस या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, यूं कह लें, कंफर्मेटरी क्वेश्चंस या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। कंफर्मेटरी क्वेश्चंस आर यस नो क्वेश्चंस, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस रिक्वायर इंफॉर्मेशन इन आंसर। ठीक है, नॉट ओनली, नॉट आंसर्ड बाय यस और नो, राइट। ये है जनाब इंटरोगेटिव की दो किस्में। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, एंटिटीज, ये कौन से हैं, ये हैं जनाब इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखे ना, अगर मैं कहूँ बी क्वाइट और अगर मैं कहूँ डोंट मेक अ नॉइस, तो दोनों इंपेरेटिव हैं, तो दोनों में कमांड है। ठीक है। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम खाइए, तो ये क्या है, एंटिटी है, इल्तिजा है। रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं हम इसको। बस रिक्वेस्ट और एंटिटी में क्या फर्क है, इंटेंसिटी का फर्क है। जो गुजारिश और इल्तिजा में फर्क है वही फर्क है। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। हाउ स्टूपिड यू आर, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, हाउ नॉट टू फनी इट इज, है ना, ये नेगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, अब इनके नाम इसलिए भी दिए हुए हैं किताब में, देखो। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस। बेटे इसके कई नाम है, डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहलाता है, एजर्टिव सेंटेंस भी कहलाता है, और इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहलाता है, इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहलाता है, और स्टेटमेंट भी कहलाता है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह से अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंट्रीटी, हुक्म हो या गुजारिश हो, इल्तिजा हो, इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। एंड अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? हाँ भाई, ये आगे चलते हैं चैप्टर 2 में। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, छोटे छोटे चैप्टर हैं, क्योंकि छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं ये। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए जनाब। हाँ जी। पांचवी टाइप जो होती है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की होती है, जिसमें दुआ या बद्दुआ हो। उसका यहाँ जिक्र नहीं है, क्योंकि जाहिर है 1973 में ये चीज अपडेट नहीं हुई थी। अब इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में पांच टाइप्स होती है बेटा सेंटेंस की, उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस पांचवी टाइप है। इस बुक में चार टाइप्स दी गई। ठीक है। अच्छा जी। अब देखिएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? तो बड़ी सिंपल से सेंटेंस में बात की गई है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, वी नेम सम पर्सन और थिंग। ठीक है ना। फिफ्थ टाइप एक्सप्लेन कर दें तो फिफ्थ टाइप एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यही कर देते हैं, इसी बुक में कर देते हैं। चल। अच्छा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ यहाँ पर? या नहीं, मैं इस पे टाइप नहीं कर सकता हाँ, ये तो फिफ्थ टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटे, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो है जिसमें ब्लेसिंग या कर्स, यानी दुआ या बद्दुआ हो। जैसे मैं कहूँ, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये मे से स्टार्ट होते हैं। अगर मे ना भी लगाएं, गॉड ब्लेस यू, तो मे अंडरस्टूड है। ठीक है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू, ये दुआ है। मे यू नॉट फेल, खुदा करे तुम नाकाम ना हो, ये भी दुआ है। दोनों दुआएं हैं ना, मगर एक में पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरे में नेगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, टाइप चेंज नहीं होगी, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव ही रहे। ठीक है। समझ में आ गया भाई? आगे चले। चैप्टर 2 देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ना, वेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वी नेम, सर किसी रेफरेंस किस बुक में? 5 नहीं, अभी रेफरेंसेस मत मांगिए, अभी हम रेनन मार्टिन पढ़ रहे हैं। जो चीज मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, वो मैं अपने पास से कर रहा हूँ, अभी ये समझो। ठीक है, अभी रेफरेंसेस वगैरह मत मांगिए, अभी इस बुक तक महदूद रहिए। ठीक है। अच्छा जी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देखो कंफ्यूजन पड़ेगी ना, फायदा कोई नहीं होगा, एक वक्त में एक बुक कंसल्ट करो। वी नेम सम पर्सन और थिंग, जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस फॉर बोथ एक्शन एंड, हाँ देखो ये सवाल आया है, स्टेट। फॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, मे से शुरू होता है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो अभी मैंने सेंटेंस बताया आपको यार, मे गॉड ब्लेस यू, मे से शुरू हुआ। ठीक है। गॉड सब्जेक्ट, ब्लेस वर्ब आ गया, यू ऑब्जेक्ट आ गया। सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, शुरू में मे लग जाएगा बस। ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, एक्सप्लेन प्लीज अ लिटिल। मैंने अभी एक्सप्लेन किया बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, confirmatory questions which can be answered in yes or no. They always start with a helping verb. And informative questions. Informative questions are those questions which can never be answered in yes or no. They require some explanation. Like, what is your name? It requires an explanation. You cannot answer this question in yes or no. And they always start with question word like what, when, where, how वगैरह वगैरह। ठीक है। हाँ जी। अब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जिसके बारे में बात हो रही है, उसका नाम, या उसके नाम की जगह कोई वर्ड, यानी नाउन या प्रोनाउन चाहिए होगा। मैं बहुत बेसिक लेवल पर बात कर रहा हूँ। वी नेम सम पर्सन और थिंग। नंबर टू,
से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। नंबर एक तो ये कि हम नाम लेते हैं या नाम की जगह कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है उसका जिक्र आता है, फिर उसके बारे में बात क्या हो रही है ये लिखते हैं हम। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, मौजू होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें। अगर कोई मौजू ही नहीं है तो बात भी नहीं हो सकती। तो सब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर अ सेंटेंस। एसेंशियल का मतलब होता है कि इसके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। देखिए, एक चीज होती है नेसेसरी, एक चीज होती है एसेंशियल। नेसेसरी का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ फूड इज नेसेसरी फॉर, गुड फूड इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, है ना? तो सही बात है। लेकिन अगर गुड फूड नहीं मिले तो इंसान मरेगा नहीं, बीमार हो जाएगा, हो सकता है मर भी जाए, लाजमी नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन एसेंशियल है, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिले तो बंदा मर जाए, 100% मरेगा। एसेंशियल ऐसी चीज को कहते हैं नागुजीर, जिसके बगैर गुजर मुमकिन नहीं है। तो सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, पहली बात। वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ कहना भी पड़ेगा, कुछ बयान भी करना पड़ेगा, प्रेडिकेट भी करना पड़ेगा। तो जो हम कहेंगे वो प्रेडिकेट कहलाएगा। हेंस, लिहाजा, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। पहला पार्ट वो है जिसमें किसी पर्सन का नाम आएगा, किसी थिंग का नाम आएगा, या उस पर्सन या थिंग के का जिक्र आएगा जिसके बारे में बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो, कहीं नहीं लिखा कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन को कहते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में अक्सर ये बात कही है कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन को नहीं कहते, डूअर ऑफ एक्शन को एजेंट कहते हैं। ठीक है, यहां से भी साबित हो रही है ये बात। ठीक। अब सुने, हमारे यहाँ चैंपियन लोग होते हैं ना यूट्यूब पर और इधर उधर कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, वो कहते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाले को। कहाँ लिखा भाई? वो कह रहा है वो कह रहा है कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। नंबर टू, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस में दो चीजें होंगी, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट में मेजर पार्ट, एसेंशियल पार्ट क्या है जिसके बगैर प्रेडिकेट नहीं बनेगा, वो क्या है? वर्ब। वर्ब के बगैर प्रेडिकेट नहीं बनेगा। ठीक है भाई। अब जाहिर है, और प्रेडिकेट के बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा, तो इसका मतलब वर्ब के बगैर भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब, बोथ द थिंग्स आर एसेंशियल फॉर अ सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, जल्दी बताइए। अच्छा, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। अब ये लाइव क्लास हो रही है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। वैसे इस लेक्चर का कुछ हिस्सा मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा ताकि देखने वालों को पता चले कि हम रेनन मार्टिन कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर टाइम खत्म हो गया तो मैं आज क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, अगर मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। आमतौर पर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस के आगाज में आता है, बट लेकिन, ये पॉइंट नोट करो, लेकिन ओकेशनली, कभी कभार, इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना अपने पास, इस पर बड़ी बहस होगी। एज हियर कम्स द बस, जैसे मैं कहूँ हियर कम्स द बस, लो भाई बस आ गई। स्टेज पर कंपेयर अनाउंस कर रहा है, हियर कम्स द वन एंड ओनली शाहरुख खान। अब हियर कम्स उसने पहले कहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। लेकिन ये कभी कभी होता है, गलत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां से ये, जैसे स्वीट
आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यूजेस ऑफ एडवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी चीज है। यूजेस ऑफ एडवर्सिटी का मतलब क्या है, किसी चीज को कम कर देना, कुर्बान कर देना, तो वो उससे किसी चीज में बेहतरी आ जाती है। जैसे कलम को तराशते हैं, तो अगर कलम को तराशते हैं तो कलम को नुकसान नहीं होता भाई, कलम को फायदा होता है, वो और अच्छा बेहतर लिखना शुरू कर देता है। दिस इज द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। अब देखो ये वाली बात है जिससे इख्तिलाफ भी है बहुत से राइटर्स को, बहरहाल हम वो पढ़ेंगे जो रैन मार्टिन कह रहा है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। लाइक सिट डाउन, बैठ जाओ, तो वो कह रहे हैं हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यहाँ पे सब्जेक्ट जो यू है वो अंडरस्टूड है। थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, है ना, यहाँ यू अंडरस्टूड है। अच्छा, ये रेनन मार्टिन कह रहे हैं। आप सुनो, देखो बेटा, जिस तरह से बाज हमारी जिंदगी के मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें हम आलिम से आलिम से राब्ता करते हैं। अब आलिम से राब्ता करते हैं तो एक आलिम एक जवाब देता है, दूसरा आलिम कुछ और जवाब देता है, वो कुछ और फतवा दे रहे हैं, वो कुछ और फतवा दे रहे हैं। अच्छा, सही वो भी है, सही वो भी है, लेकिन मुख्तलिफ मसालिक हैं, अपना अपना मसलक लेकर चल रहे हैं। सही सब है ना, गलत कोई नहीं है, सबके पास लॉजिक है भाई। तो बात यह है कि जब इंग्लिश ग्रामर बनती है तो ग्रामेरियंस जो हैं वो डायरेक्ट, कुछ ग्रामेरियंस की राय एक होती है, कुछ ग्रामेरियंस की राय उससे मुख्तलिफ होती है। जैसे इंग्लिश में कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश राइटर्स कह रहे हैं भाई। और कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कुछ ग्रामेरियन जो है वो कहते हैं 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन कुछ कह रहे हैं 9 है। अब जो 9 कह रहे हैं वो 9वां पार्ट ऑफ स्पीच किसे बना रहे हैं, आर्टिकल्स को। और जो 8 कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी आर्टिकल्स तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लिहाजा एडजेक्टिव में काउंट हो जाएगा। तो बातें दोनों की दुरुस्त हैं, ठीक है ना, इससे हमारे इंग्लिश लर्निंग पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन का आसान इलाज है, बेटे दोनों कॉन्सेप्ट सही है, किसी एक को लेकर चलना शुरू कर दो, इस पर उलझो मत, किसी एक को पकड़ लो और उस पर चलते रहो, ठीक है। आगे जाकर तुम्हारी अपनी राय पुख्ता हो जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। सही ना। यहाँ पे भी जो कह रहे हैं ना यू अंडरस्टूड है, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, वरना मैं कहता हूँ भाई ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस पर मैं कोई एतराज अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं रेनन मार्टिन पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी इंग्लिश नहीं पढ़ा, ठीक है। वरना मैंने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में यूट्यूब के ऊपर। बहरहाल आप इसी को मानकर चलें, आगे चलकर चलकर यही रेनन मार्टिन आपसे कहेगा कि यहाँ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ और है। मैं बता रहा हूँ, याद दिलाऊंगा आपको, ठीक है। ये चूंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ तो हमें रेनन मार्टिन की बात माननी पड़ेगी, आगे जाकर इसी बुक में आप देखेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, माइंड बिल्कुल क्लियर कीजिए और आगे चलिए। अब ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक्सरसाइज है, नंबर 1 एक्सरसाइज है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है, बड़ा आसान है। पहला सेंटेंस है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब ये जो है कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, पहले तो ये जुमला समझ में आया ना, मतलब क्या है इसका। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द कैकलिंग ऑफ गीज, और प्रेडिकेट क्या है, सेव्ड रोम, ठीक है, राइट। कैकलिंग ऑफ गीज किसे कहते हैं, ये जुमला आया कहां से भाई, देखो, एक्चुअली दिस फ्रेज explains an incident of the history of the Roman Empire। 400 साल कबलज मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल, मैं सेंटेंस आ गया है तो मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूं ना यार, उसकी वजह जरा दिलचस्प हो जाएगी क्लास, ठीक है। अच्छा, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, मैं नया लिंक भेजूंगा, क्लास को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैंने आज ये एक्सरसाइज कम से कम आधी जरूर करवानी, ठीक है।
तो अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो जाएगा कोई नहीं, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, आप दोबारा कनेक्ट होंगे। रिमेंबर, मैं अपनी बात आज पूरी करके जाऊंगा। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब ये सेंटेंस, तो बेटा ये बेसिकली जो सेंटेंस है, ये एक वाकया, रोमन एम्पायर 400 साल कबल मसीह अरस्तु के दौर में, है ना, आई थिंक। तो उस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 400 साल पहले रोमन एम्पायर एक बहुत मजबूत और बहुत वसी और बहुत बड़ी एम्पायर थी। और गॉलिक इन्वेडर्स, हम गॉलिक कह रहे हैं, गेलिक भी कह सकते हैं, बेसिकली देवर गॉल्स, GAULS, गॉल्स। ये एक केल्टिक सिविलाइजेशन थी यूरोप में, जो अब भी आबाद है स्कॉटलैंड में, और जो है ब्रिटिश के आइलैंड्स है वहां पर, और वेल्स में। तो ये इनमें एक कौम थी जिसको गॉल्स कहते थे या गेलिक कहते थे, वो गेलिक लैंग्वेज बोलते थे। इन्होंने रोमन एम्पायर पर अटैक किया। रोमन एम्पायर में एक शहर है जिसे कैपिटल कहते हैं, कैपिटल जो है उसका, वहाँ आज भी टेम्पल ऑफ यूनो के आसार पाए जाते हैं। एक मंदिर है यूनो का, यूनो और द गॉडेस। तो वहां पर अटैक किया गॉल्स। तो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे एक तरफ से, रोमन गार्ड्स जो थे वो दूर थे और सो रहे थे, बेखबर थे। तो वहां बॉर्डर पर पहाड़ों के ऊपर जो हंस राज होते हैं, हंस, हंस एक परिंदा है ना, इसे गूस कहते हैं, GOOSE, सफेद वाली बत्तख होती है ना, बड़ी सी। अच्छा, उसकी आदत होती है, जो भी नया बंदा मोहल्ले में आता है तो वो बोलना शुरू कर देती, काए काए करना शुरू कर देती। तो गीज उसकी प्लूरल है, गूस की प्लूरल है गीज। तो बहुत सारे हंस थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो रोमन सोल्जर्स जो थे वो जाग गए और उन्होंने गॉल्स को मार भगाया। तो ये जुमला कहा गया, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। ठीक है ना। अच्छा, अब पूरी बात चूंकि आपकी समझ में आ गई है, तो अब इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करना आपके लिए आसान होगा। मैं क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ और आपको नया लिंक भेज रहा हूँ। तो टाइम क्लास का ओवर हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे इसमें। सही है, बल्कि खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर 10 मिनट लगेंगे। अच्छा जी। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैक, ये लाइन है, एक बहुत पुरानी पोम है, कासा बियांका। कासा बियांका में ये लाइन इस्तेमाल हुई है पोम में। कैकलिंग का मतलब होता है, बत्तखों की आवाज होती है ना बोलने की, उसको कहते हैं कैकलिंग, लाइक हॉन्किंग। मैंने अभी कहा ना उर्दू में काय काय करना, तो काय काय की तो ट्रांसलेशन कोई नहीं ना, तो मैंने आवाज निकाली है। बत्तखों की आवाज निकालने को कहते हैं कैकलिंग, शोर, नॉइस ऑफ द गीज। ये बत्तख नहीं है, बेसिकली हंस है। सफेद वाली बत्तख होती है ना, बड़ी सी लंबी गर्दन की, उसे हंस कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं गूज, और उसकी प्लूरल है गीज। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द कैकलिंग गीज, और प्रेडिकेट क्या है, सेव ड्रोन। अब देख लो प्रेडिकेट में वर्ब मौजूद है, ये भी नोट करते जाना। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैम। कासा बियांका एक पोम है, कासा बियांका में ये लाइन इस्तेमाल हुई है, जिसमें एक जहाज है, जंगी जहाज है, जिसको खतरा है। तो बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम डेक पे जाके खड़े हो जाओ तो बच जाओगे, डेक सबसे आखिर में डूबता है। तो वो लड़का जाकर डेक पे खड़ा हो गया, डेक को आग लग गई। तो अब वो लाइन आई थी, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैम। ठीक है, यहाँ सिंपल सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें आप सब्जेक्ट तलाश करें। द बॉय सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है भाई। स्टूड ऑन द बर्निंग डैम, ये पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट, राइट। द थर्ड सेंटेंस इज, तुबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। अब ये तुबल कैन क्या चीज है, तुबल कैन बेसिकली ओल्ड कैरेक्टर है, और बाइबल में
बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल का हिस्सा है बुक ऑफ जेनेसिस। तो उसमें चैप्टर 4 वर्स नंबर 22, देखिए मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ, चैप्टर 4 वर्स नंबर 22 है, जिसमें जिक्र आया है टुबल कैन का। टुबल कैन जो है, ये बाइबल में इसका जिक्र है चैप्टर 4 वर्स नंबर 22 बुक ऑफ जेनेसिस में। और इसके बारे में क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक स्मिथ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला लोहार था। लोहार समझते हैं ना, लोहे का काम करने वाला। तो वो लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ शक्लों की चीजें बना दिया करता था, मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया करता था। तो ये दुनिया का पहला शख्स था जो। और हमारे यहाँ जो है, बाज लोग, बाज इस्लामी किताबों में ये लिखा है कि ये काबिल का दूसरा नाम है, तुबल कैन। काबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे ना, तो बड़ा बेटा जो था वो तुबल कैन। ठीक है। तो हमारे यहाँ काबिल कहते हैं उसको। तो अच्छा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी है, इसके बारे में सुना हमने और पढ़ा यही। ट्यूबल कैन जो था ये बहुत ताकतवर शख्स था, और लोहे को पिघलाकर और पीट पीट कर मुख्तलिफ शक्लें दिया करता था। तो यहाँ लिखा है ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ठीक है। तो मैन ऑफ माइट, मैन किसे कहते हैं? मैन आदमी को कहते हैं, माइट कहते हैं फोर्स, पावर। तो ही वॉज अ पावरफुल मैन। अब देखो, टूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? टूबल कैन के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है। और बाकी जो पूरा हिस्सा है, वॉज अ मैन ऑफ माइट, ये प्रेडिकेट है। ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट में भी आपको वर्ब नजर आ रहा होगा, दैट इज वॉज, स्टेट वर्ब है। ठीक है। नंबर 4 देखिएगा, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन, के पत्थर की दीवारें जो हैं वो कैद खाना नहीं बनाती। क्योंकि कैद तो एक एहसास का नाम है ना, इंसान के अपने घर में भी इंसान कैद हो सकता है। तो स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टोन वॉल। स्टोन वॉल्स जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है। सही है भाई। डू नॉट मेक अ प्रिजन ये क्या है? ये प्रेडिकेट। और इसमें भी वर्ब आपको नजर आ रहा है प्रेडिकेट में। नंबर 5 देखिएगा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के नगमात, परिंदों की चहचहाहट, डिलाइट्स अस, हमें लुत्फानंदोज करती है। तो यहाँ डिलाइट क्या है? वर्ब है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा सब्जेक्ट है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। डिलाइट्स अस, दैट एक्सप्लेन्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। एनी क्वेश्चन? आगे चलें। हाँ जी। ओके। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। एट द टेबल का मतलब है दस्तरखान पर। मिस किटी जो है वो बड़ी रूड हो गई, नाराज हो गई, गुस्से में आ गई, या हम कहेंगे बहुत नाखुशगवार मूड में आ गई। एट द टेबल, दस्तरखान पर, वन डे, किसी रोज, एक रोज। अब ये सेंटेंस किसके बारे में है? मिस किटी के बारे में। ये सब्जेक्ट है, मिस किटी। वॉज रूड एट द टेबल वन डे, ये पूरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी आ गया है, और उसके बाद फिर एक एडजेक्टिव भी आ गया, रूड। उसके बाद एक preposition आ गया एट, फिर दी आ गया एडजेक्टिव, फिर टेबल आ गया नाउन, फिर वन डे क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, वैन का आंसर। तो ये सब पार्सिंग है। पार्सिंग इंशाल्लाह मैं अलग से करवाऊंगा। इस बुक में भी पार्सिंग का थोड़ा सा हवाला दिया गया है, लेकिन अभी हम इतनी पार्सिंग कर रहे हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, हर वर्ड को अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो मिस किटी सब्जेक्ट, वॉज रूड एट द टेबल वन डे प्रेडिकेट।
नंबर 7 देखिएगा, ही हैज अ गुड मेमोरी। ही सब्जेक्ट, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस, नॉट डिलाइट्स। नहीं बेटा, डिलाइट्स एस लगेगा, क्योंकि देखो, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स लिखा है ना, परिंदों के का नगमा, परिंदों का गाना, परिंदों का चहचहाना, ये सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर हुआ ना सब्जेक्ट, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। डिलाइट प्लूरल वर्ब है, एस लगेगा, डिलाइट्स अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये मैं एस नहीं लगाऊंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ाया है, वो इस बुक में है, आगे चलकर पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करें, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि यहाँ पर एस क्यों लगा हुआ है, डिलाइट। ठीक है, बिकॉज द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल जरूर है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स की बात नहीं हो रही, बर्ड्स की सिंगिंग की बात हो रही है, उनके चहचहाने की बात हो रही है, वो सिंगुलर है। ठीक है, ही हैज अ गुड मेमोरी। ही हैज अ गुड मेमोरी का मतलब क्या है, उसकी बहुत अच्छी याददाश्त है, तो ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट पहली मर्तबा इस पूरी एक्सरसाइज में प्रोनाउन के तौर पर आया है, इससे पहले जितनी भी जगह सब्जेक्ट आया नाउन के तौर पर। तो ही प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। इसके बाद जो कुछ है वो सब प्रेडिकेट है, हैज अ गुड मेमोरी। ठीक है, अभी तो आसान आसान लग रहा है ना, पहला वर्ड सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब प्रेडिकेट है, अभी आखिर में पता चलेगा बेटा। नंबर 8, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बुरी आदतें तो खुद ब खुद बेखबरी में, है ना, लाशऊरी तौर पर बढ़ती हैं, पैदा होती हैं। तो बैड हैबिट्स, ये सब्जेक्ट, ग्रो वर्ब है, तो बैड हैबिट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना भाई। ग्रो प्लूरल वर्ब है, अगर मैं ग्रो में एस लगा दूंगा तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के खिलाफ होगा। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स क्या है, सब्जेक्ट, और ग्रो अनकॉन्शियसली क्या है, प्रेडिकेट पूरा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, गर्दिश करती है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है भाई, दी अर्थ के बारे में। दी अर्थ, सिर्फ अर्थ नहीं, दी अर्थ पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, ये आम कोटेशन है, आमतौर पर कही जाता है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन कहते हैं इलाज करने वाले को, मुआलिज को, डॉक्टर जिसे हमारे यहाँ कहते हैं लोग। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नेचर। इज द बेस्ट फिजिशियन क्या है, प्रेडिकेट। अभी तक आप देख लें, हर प्रेडिकेट में वर्ब लाजिम आया है। सुफियान, कलम नहीं चलाओ, स्क्रीन पर हाथ नहीं लगाओ, ठीक है ना, निशान आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये देखो, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ वर्ब क्या है, इज। ठीक है, वर्ब तो है ना भाई। नंबर 11, और ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आगे चलकर बताऊंगा मैं, यही मेन वर्ब, स्टेट वर्ब। 11 देखो, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, ये फोनो, ये, हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। फोनोग्राफ जो है, फोनोग्राफी बाकायदा एक सब्जेक्ट है। फोनोग्राफ में किसे कहते हैं, आवाजों को जो है वो रिकॉर्ड करना, या आवाजों की तस्वीर बनाना। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ ईसीजी होता है ना, तो दिल की धड़कन की आवाजों की तस्वीर बनाता है, तो ऐसे फोनोग्राफ एक आला है जो एडिसन ने इजाद किया था। एडिसन जिसने बल्ब भी इजाद किया था, 100 से ज्यादा इन्वेंशन की थी उसने, तो फोनोग्राफ भी उसी ने इजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो किसके बारे में बात हो रही है, फोनोग्राफ के बारे में या एडिसन के बारे में, एडिसन के बारे में। तो एडिसन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ क्या है, ये प्रेडिकेट। अब बड़ा खूबसूरत सेंटेंस आया भाई, ये पढ़कर तो तबीयत खुश जाएगी। नंबर 12, द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। ये अब लिटरेचर वाला ही बताएगा ये क्या है। देखो, एक खूबसूरत सेंटेंस आता है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसका हवाला भी दूं, तो ये सेंटेंस आया कहाँ से। बाकी सेंटेंस तो, ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस का मैंने हवाला दिया था, ऐसे इसका भी। ये सेंटेंस जो है ना बेटा, ये सेंटेंस
के तौर पर यहाँ लिखा है। बेसिकली ये सेंटेंस विलियम, सॉरी, ये सेंटेंस एक पोम है बहुत पुरानी, वो आर्काइक पीरियड, पुराने जमाने, इंग्लिश पोम है और एनोनिमस है। इसके पोएट का इसीलिए पता नहीं चल सका कि ये पोम बहुत पुरानी है। पुराने जमानों में जाहिर है शायरों के नाम इतने अहम नहीं होते थे, तो वो लिखना जरूरी नहीं समझते थे। एनोनिमस यानी इसके शायर का नाम नहीं पता, अननोन ऑथरशिप। एनोनिमस का मतलब होता है ऑफ अननोन ऑथरशिप। उसकी पहली लाइन है कुछ इस तरह से है कि द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, द स्काई हैथ मोर सेज मैनी, द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स एंड लव, as full of woes as any. Believe me that to know the earth and make no trial by thyself. तो ये वर्ड जो आया दाई सेल्फ, ये आर्काइक इंग्लिश का है, ओल्ड इंग्लिश का, जिससे पता चल रहा है कि ये बहुत पुराने जमाने की फॉर्म है। जब दो दी दाई दाइन दाई सेल्फ वाली इंग्लिश इस्तेमाल होती थी, वहां से उस फॉर्म की पहली लाइन यहाँ लिख दी गई है और यहाँ ये एक सिंपल सेंटेंस के तौर पर आ गया। क्या है? द सी, द सी हैथ मैनी थाउजेंड फ्रेंड्स, सॉरी सेंट्स। तो ये असल में जमीन की या समंदर की वुसअत के बारे में बात हो रही है, और आमतौर पर ये लाइन कोट की जाती है जब आ, किसी मौजू या किसी बात या किसी चीज की वुसअत की बात हो रही है, तो कितनी वसी है, मुझे ह्यूज। तो यहाँ कह रहे हैं द सी हैथ, हैथ क्या है भाई? हैथ ओल्ड इंग्लिश में हैज को कहते हैं, HAS, हैज। जैसे सेंटेंस नंबर 7 में हैज लिखा है ना, ये आज की इंग्लिश है। यहाँ हैथ लिखा है, ये ओल्ड इंग्लिश, आर्काइक इंग्लिश। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। ठीक, सैंड्स का मतलब यहाँ साहिल है। समंदर के तो हजारों साहिल होते हैं, इसका तर्जुमा ये। दूसरी लाइन थी द स्काई हैथ मोर सेज मैनी, तो आसमान ने बहुत से समंदरों को ढांप रखा है। आसमान यानी समंदरों से ज्यादा वसी है, ठीक है ना? तो ये यूं है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है भाई? द सी, जिसके बारे में बात हो रही है। हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स क्या है? ये प्रेडिकेट है, सिंपल सी बात है। नंबर 12 के बाद नंबर 13 देखिए, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। ये कोटेशन है, और ये कोटेशन आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होती है, ये सेंटेंस आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम। इडियोमेटिकली यूज है इसका, इडियोमेटिक यूज है। और वो यूज क्या है कि जब हम कहते हैं ना भाई ये काम तो नामुमकिन है, तो हम कहते हैं वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। हम इतने बड़े मुआशरे को कैसे सुधार सकते हैं, हम सारी दुनिया को कैसे सुधार सकते हैं? वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, भाई हम समंदर को खुश्क तो नहीं कर सकते ना। ये है। अब मुझे बताइएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट है एक प्रोनाउन, दैट इज वी। वी, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किस काबिल हैं, क्या कर सकते हैं। तो आगे लिखा है कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये पूरा प्रेडिकेट है और यहाँ भी प्रेडिकेट में वर्ब मौजूद है। क्या ख्याल है? प्रेडिकेट कहीं पर भी बगैर वर्ब के नहीं बन रहा, देख लो। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार के कपड़े कभी फिट नहीं आते। पंप का मतलब भाई पंप होता है खींचना, है ना? हम समंदर के पानी को पंप लगाकर खुश्क तो नहीं कर सकते ना। क्या ख्याल है? पंप वर्ब है यहाँ पर। पानी को समंदर से खींच के कहीं और फेंक दो, समंदर खुश्क हो जाएगा, है ना भाई? तो पंप का मतलब यहाँ खींचना है, सख्त करना है, ये वर्ब है भाई। वी कैन नॉट पंप द ड्राई ओशन ड्राई, हो गया। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार के कपड़े कभी फिट नहीं आते। कभी आस्तीन है बड़ी, कभी कॉलर छोटा, है ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो उधार की चीजों को नहीं इतराना चाहिए। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बोरोड गारमेंट्स, जिनके बारे में बात हो रही है, बोरोड गारमेंट्स ये सब्जेक्ट है। नेवर फिट वेल,
ये प्रेडिकेट। ठीक है। मैं देख रहा था यूट्यूब पर एक चैंपियन पढ़ा रहे थे यही बुक। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ये सेंटेंस आया कहाँ से दिया गया है, कौन सा सेंटेंस कहाँ से दिया गया है, इसके मीनिंग क्या निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आ, वो कह रहे थे बोरोड गारमेंट्स में गारमेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, बोरोड जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। गारमेंट्स की बात नहीं हो रही, बोरोड गारमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है वही लेंगे ना पूरा पूरा। नेवर फिट वेल, कभी फिट नहीं आते। ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये असल में बहुत पुरानी एक पोम है, उसमें लाइन इस्तेमाल हुई थी जहां ईगल की बात हो रही है। ईगल किसे कहते हैं, उकाब को। तो उकाब का जो बच्चा है वो जब बड़ा होता है तो शुरू शुरू में तो उसकी माँ जो है, मदर ईगल जो है, उसके मुंह में चोगा देती है, यानी उसको उसके मुंह के अंदर जो है चबा हुआ खाना डालती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, परवर निकल आते हैं, तो फिर वो शिकार करता है। वो पहला जो शिकार करता है वो किस चीज का शिकार करता है, कीड़े मकोड़ों का, वर्म्स का, रेंगने वाले कीड़ों का। वर्म्स कहते हैं ये जो कीड़े होते हैं, केचुए वगैरह, अर्थवॉर्म वगैरह, इनका शिकार करता है, क्योंकि वो अर्ली बर्ड है ना। ठीक है, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दी अर्ली बर्ड, ये सब्जेक्ट है। कैचेस द वर्म, ये क्या है, ये प्रेडिकेट। ठीक है भाई, आगे चलें। ऑल मैटर्स, कोई सेंटेंस रह तो नहीं है ना। हाँ, ऑल मैटर इज इनडिस्प्यूटेबल। यहाँ 16 से लेकर 27 तक, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट भी तो होना चाहिए क्लास में। देखो फ्रेज और क्लास आ गया आगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर 2 के बाद आगे जाएंगे एनालिसिस ऑफ सेंटेंस पर। 16 से लेकर 27 तक बुक सब आपके सबके पास होगी, जाहिर है जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक आपके पास होगी, पीडीएफ पर ग्रुप के ऊपर भेजी हुई है। तो ग्रुप के ऊपर ये बुक पीडीएफ में सबके पास है। आप सब ने क्या करना है, इसके आंसर्स मार्क करने हैं। मैं पूछूंगा अगली क्लास में, जो क्लास कब होगी, फ्राइडे को। फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लास होती है, हर क्लास रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग के बाद गूगल क्लासरूम पर अपलोड होती है, और अपलोड होने के बाद उसका लिंक आपको सेंड कर दिया जाता है रोजाना। और आप उसकी रिकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं, बार बार देखते हैं, अपने पास डाउनलोड करके रखते हैं, जो दिल चाहे करते हैं वो करें। ये लेक्चर आपका हो गया। ठीक है, तो जनाबे वाला ये इस तरह से। और मैं थोड़ा सा अब इसमें बताता चलूँ अपने सुनने और देखने वालों को। यूट्यूब पर भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि तो समझ लीजिए कि ये रेन एंड मार्टिन की क्लास है। और रेन एंड मार्टिन एक बड़ी मशहूर किताब है हमारे यहाँ साउथ एशिया में खासतौर से। और इसमें जो है जितनी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है वो पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, जो बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही कारआमद बुक है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो है ये क्लास पेड है, इसके लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे, बल्कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और फी बहुत ही मामूली है। जितनी इस क्लास की अहमियत है उसके लिहाज से इस क्लास की फी बहुत ही मामूली है। तो जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहें, आज की क्लास डेमो क्लास मैं आज यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें डेमो चाहिए, वैसे तो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ही डेमो है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस क्लास का डेमो देखना चाहता है तो आज का ये लेक्चर देख लीजिए, और फिर फैसला कर लीजिए कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके लिए मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। वैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ़ोन नंबर दिया है अपना यूट्यूब पर ही, 0316316786 0316316786। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे, तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर की और क्लास टाइमिंग्स और तमाम चीज़ों की डिटेल आपको सेंड कर दूंगा, और आप एडमिशन ले लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स जिन्होंने आज क्लास ली है वो सब के सब अपने कमेंट्स करेंगे व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मैंने वन वे कर दिया है, उस पर आप चैट नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप सबने अपने अपने कमेंट्स मुझे सेंड करने हैं इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर। तो
मुझे खुशी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है, कोई बहस है, वो भी आप व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली कर सकते हैं। हो सकता है मैं फौरन जवाब ना दूं, कुछ रुक कर दूं, क्योंकि मैं भी क्लासेस ले रहा होता हूँ, बिजी होता हूँ, तो दायरे के ठीक है, तो टाइम लगता। तो हमारे इस क्लास में खुशी की बात यह है कि इंडिया से भी एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, और वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। वासिफ अहमदाबाद के हैं। नहीं, कहाँ के हैं, इस वक्त गुजरात में है, हिंदुस्तान वाले गुजरात में, और वहां से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो हम उनको भी वेलकम करते हैं, और जो जो एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें। हाँ भाई।